पिछली नशिस्त में हमने किताब तकरीबन 200 सफ़हात तक उस पर डिस्कशन हुई थी, तो उससे आगे आज हम चलते हैं जितनी हो सके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम आपने सुना होगा। ये वो गैसें हैं जो एसी में इस्तेमाल होती हैं, फ्रिज में इस्तेमाल होती हैं कूलिंग के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फ़ायदा तो ये है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर 1 किलोग्राम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर चली जाए और जब वो ऊपर जाती है तो 70,000 किलोग्राम ओजोन की तह को वो खा जाती है, ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। अब ओजोन हमारे लिए कितनी अहम है? मेरे ख्याल 70,000 किलोग्राम ओजोन की लेयर को वो ख़त्म कर देती है। विलर्ड लिबी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने रेडियो एक्टिव डेटिंग को इन्वेंट किया था और नोबेल प्राइज़ उसे मिला था 1960 में। और उसी ने बताया था कि ज़मीन की उम्र 4,550 मिलियन साल है, और इस पे उन्हें नोबेल। ये एक लंबी कहानी है किताब में कि तकरीबन 200 साल तक साइंसदान जो हैं वो इस कोशिश में रहे कि ज़मीन की उम्र का पता चला सकें कि वो कितनी है, क्योंकि इसी बुनियाद पे बहुत सारी आगे चलकर साइंटिफिक थीरीज़ की बुनियाद होनी थी, साइंटिफिक प्रोग्रेस की बुनियाद होनी थी, एवोल्यूशन के बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलने थे। तो ये जो है इन्होंने हमें बताया एटमॉस्फेयर या आबो हवा में एक जुज़्व लाजिम है लेड, एक आलूदगी के तौर पर। 1923 में हमारी एटमॉस्फेयर में लेड मौजूद नहीं था। उसके बाद इस किताब में एक लंबी कहानी दी गई है कि किस तरह से इसे लेड को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो तेल हम गाड़ियाँ चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें या दीगर चीज़ों में, और आज ये ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। और 1986 में गालिबन अमेरिका में इस पे पाबंदी लग चुकी है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इस पे कोई, ना हमने कभी सुना है कि पाबंदी लगी है, ना ही इस पे कभी गौर किया है कि लगनी है। CTR विल्सन ने 1911 में एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो क्लाउड्स को या बादलों को स्टडी करता था। तो पहले वो पहाड़ों पे चढ़ के करता था, फिर उसने एक चैम्बर बनाया, उसमें वो आर्टिफिशली क्लाउड वो बनाता था, और उसके अंदर से उसने एक पार्टिकल्स की बीम गुजारी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो जहाँ जहाँ से बीम गुजरती गई वहाँ वहाँ पे ख़ास किस्म की एक लकीर बनती चली गई। तो ये डिटेक्शन इस बात की अलामत थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं। और वो बहुत से साइंसदानों ने बाद में डिस्कवर किए, जिन्हें म्यून्स, पियोन्स, हाइप्रॉन्स, मिजॉन्स, के मिजॉन्स, हिग्स बोसॉन्स, बायरॉन्स वगैरह वगैरह कहते हैं। उसके बाद फिर कोलाइडर बनाए गए। कोलाइडर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक बड़ा कोलाइडर है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसमें पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है बहुत तेज़ स्पीड पे, और इसे बाद में फिर टकराया जाता है एटम से, और ये देखने के लिए कि उससे क्या होता है। तो ये इसकी स्पीड का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 7 किलोमीटर की एक टनल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी पे ले जाया जाए तो वो 47,000 मरतबा 7 किलोमीटर की टनल में इधर से इधर, इधर से इधर, 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो 47,000 मरतबा आ जा लेता है इधर से इधर। तो इस दौरान साइंसदान कहते हैं कि ये जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल से छेड़छाड़ साइंसदान करते हैं, तो इस बात का ख़तरा है कि वो ऐसा एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो फिर बाद में कंट्रोल ना हो और एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाए और वो हम सबको खा जाए। तो अगर आप इस वक्त ये बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक वो ब्लैक होल क्रिएट नहीं हुआ। सर नाम की एक टनल है जहाँ पे ये एक्सेलरेटर्स हैं और ऐसे पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी पे टकराया जाता है, जो कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरहद पे है। 26 किलोमीटर का एक दायरा है और उसमें 14 ट्रिलियन वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी तक जनरेट की जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी पे चलाने के लिए। लेकिन 26 किलोमीटर का ये जो टनल है, उस टनल के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो 80 किलोमीटर की टनल का एक प्रोजेक्ट था सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर के नाम से, जो कि अमेरिका में बनाई जानी थी।
और यहाँ पे अगर 14 ट्रिलियन वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी तो वहाँ पे 99 ट्रिलियन वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जानी थी। और वो 22 किलोमीटर तक टनल बनी थी 1993 में। अमेरिकी जो कांग्रेस है या पार्लियामेंट है या जो भी है, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक बिल पास कर दिया और वहीं पे वो रुक गए। और ये पार्टिकल्स का टकराना बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये साइंस नहीं है, और ये है भी नहीं, लेकिन इसकी ऑफशूट्स जो इसके असरात जो थे वो कितने अहम थे, इससे जो चीज़ें सामने आई आप सिर्फ एक एग्जांपल से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हर वेबसाइट के शुरू में हम www पढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली आप जैसे इंटरनेट कह सकते हैं, तो ये उस सर्न जो एक 26 किलोमीटर की टनल है स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सरहद पे, ये उसकी एक समझ लेंगे बाई प्रोडक्ट थी, उस रिसर्च की ये एक बाई प्रोडक्ट थी। अगले चैप्टर में ज़िंदगी के मुतालिक बात की गई है। अब ज़िंदगी की जो लेयर है ज़मीन पे, वो सिर्फ 20 किलोमीटर थिक है। यानी अगर हम ऊपर फ़िज़ा में भी जाएं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, नीचे ज़मीन के नीचे भी जाएं जहाँ तक माइक्रोब्स हैं और समंदरी हयात है, तो वो 20 किलोमीटर थिक है। पानी जो है, पानी में जो ज़िंदगी है, पानी जो है वो हवा से 1300 गुना ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है। अगर आप 150 मीटर की गहराई पे जाएं तो आपके जिस्म की जो रगें हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी और आपके फेफड़े जो हैं वो इतने छोटे हो जाएंगे कि वो एक जितना कोक का टिन होता है इतने हो जाएंगे और आप फौत हो जाएंगे। और इस ज़मीन पे जो सबसे गहरा समंदर है वो पैसिफिक ओशन में है और उसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, और 11.3 किलोमीटर उसकी गहराई है, और वहाँ पे हर स्क्वायर इंच पे 16,000 पाउंड्स का प्रेशर मौजूद है। तो ओवरऑल जो समंदर की डेप्थ है वो 4 किलोमीटर है। लेकिन ये साइंसदान कहते हैं कि अगर आप 150 मीटर नीचे जाएं तो आपका ये हालत हो जाएगी, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा। लेकिन देखा गया है कि जो लोग फ्री डाइविंग करते हैं वो काफ़ी नीचे तक, मसलन वो 86 मीटर तक भी नीचे गए हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब इसकी क्या वजह है? अब इसकी साइंटिस्ट वजह ये बताते हैं कि हमारी बॉडी जो है 70% ऑलरेडी पानी पे मुश्तमिल है। तो पानी जो है इसे मज़ीद दबाया नहीं जा सकता, पानी इनकम्प्रेसिबल है, इसे दबाया नहीं, हमारी बॉडी भी पानी पे है, इर्द गिर्द भी पानी का प्रेशर है। तो इस वजह से शायद हम भी, वो कहते हैं कि यहाँ से पता चलता है कि हमारे अंदर भी डॉल्फिन जैसी या शार्क जैसी बहुत सारी खसूसियात हैं बॉडीली। तो इसलिए फ्री डाइवर्स जो हैं वो 86 मीटर नीचे तक भी चले जाते हैं। ज़्यादा ट्रबल जो इंसानों को होती है पानी के नीचे जाके, वो बॉडी या सॉलिड बॉडी की वजह से नहीं होती, बल्कि वो जो गैसों की वजह से होती है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का आना जाना है, गैसें जो हैं वो दबाव में आ जाती हैं, दबाव जितना बाहर से बढ़ता जाता है तो उस वजह से ट्रबल होती है। इंसान जो है वो पूरा अर्ज पर एडॉप्टेबिलिटी की टर्म्स में बहुत बुरी एडाप्टेशंस हैं, ये हर जगह एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हम देखा जाए तो ज़मीन की जो समंदरों को भी शामिल किया जाए तो वो जगह, वो एरिया जहाँ पे हम रह सकते हैं, वो पूरी ज़मीन का खुश्क ज़मीन का 12% बनता है। अगर समंदरों को भी शामिल किया जाए तो 4% वो बनता है जहाँ पे हम रह सकते हैं। सूरज से अगर हम 5% मज़ीद करीब होते तो हमारा वजूद ना होता। ज़मीन अगर 5% करीब होती, 15% दूर होती, तो भी हमारा वजूद इस वक्त ना होता। यहाँ पे थोड़ी सोवियत रशिया की भी बात की गई है कि वो लोग कितने एडवांस थे। 1972 में, आज से 50 साल पहले, सोवियत रशिया ने एक प्रोब सेटेलाइट भेजा था प्लैनेट वीनस पे, और वीनस के इर्द गिर्द क्लाउड्स हैं, उसके अंदर नहीं नज़र आता। और 1972 में, आज से 50 साल पहले, उन्होंने वो जो प्रोब था उसे फिर उन क्लाउड्स के अंदर उन्होंने भेजा, और वहाँ पे टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो 1 घंटे तक वो काम करता रहा, उसके बाद उसके वो सिस्टम जो है वो ख़राब हो गए। तो ये इसमें वो काफ़ी जगह पे बताता है कि सोवियट्स जो थे उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च थी और स्पेशली जो स्पेस रिसर्च थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी।
यहाँ पे वो कहता है कि हमारा सियारा जो है, हम जो है वो ट्विन प्लैनेट्स हैं। हमारा सियारा एक नहीं है, ट्विन प्लैनेट्स ये है कि हमारा दूसरा सियारा जो है साथ हमारे, वो चांद है। और चांद की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़मीन को एक ख़ास एंगल पे और ख़ास स्पीड पे घुमाए रखती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी का यहाँ पे वजूद है और ज़िंदगी यहाँ पे डेवलप भी होती रहती है। हमारी जो कायनात है वो बहुत हैरान कुन हद तक तब्दील होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, और अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो ये एक बहुत हैरान कुन बात है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। ज़मीन पे जो टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो अनासर पाए जाते हैं, वो 92 के करीब हैं। उनमें से 30 जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, और 30 में से जो ज़िंदगी बनाते हैं वो 6 हैं। और ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन की 50% जो ज़मीन की क्रस्ट है, या ज़मीन की क्रस्ट मेरे ख्याल में आप समझते हैं, जो लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है, उसमें 50% जो है वो ऑक्सीजन है, और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। और यहाँ पे वो कहता है कि इन अनासर की कसरत का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि हम उनसे कितने ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि अगर हम इस हवाले से फेमिलियर होते तो हम सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन की बजाय फेमिलियर होते। अगर कार्बन वो कहता है कि 0.08% है, लेकिन वो लाइफ बनाने में बड़ा उसका किरदार है, और हम उसके इस्तेमालात में बहुत ज़्यादा हम उससे शनासा हैं। वो कहता है कि अगर एनालिसिस किया जाए तो हमारे 200 एटमों में से 200 एटम अगर इंसानी जिस्म के लिए जाए तो उसमें से 126 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, 51 जो हैं वो ऑक्सीजन के होंगे, और जो हैं 19 जो हैं वो कार्बन के होंगे। पीछे बच जाने वाले 4 एटमों में से 3 नाइट्रोजन के हैं, और एक एटम जो है बाकी जो एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यानी हमारी बॉडी का जो मेजर हिस्सा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स जो हैं अगर वो अकेले रहें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और तरह की होती हैं। मसलन हाइड्रोजन को बड़ी आग लगती है, ऑक्सीजन को भी आग लग जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला के H2O पानी बना दें तो ये आग को बुझाने के काम आता है। इसी तरह जो है वो सोडियम जो है, उसे आप सोडियम की एक डली को अगर आप पानी में फेंकें तो उससे बहुत ज़्यादा धमाका होगा, आग लग जाएगी उसे। और जो क्लोरीन है वो भी इसी तरह से, वो बड़ी जहरीली चीज़ है। लेकिन सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो आम नमक है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बड़ी बेज़रर सी चीज़ बन जाती है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बड़ी स्ट्रेंज है, जब वो अकेले अकेले होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ यकसर बदल जाती हैं। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी का सिस्टम जो है उन अनासर को वो कबूल करता है जो पानी में हल हो जाते हैं। उसके अलावा वो जो है वो सारी चीज़ें हमारे लिए जहरीली हैं, जिसे हम जहर कहते हैं। दरअसल वो चीज़ें पानी में सॉल्व नहीं होती, और वो हमारे अंदर जाके सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, और हम उस पर बॉडी रिएक्शन देती है। हाँ, इसमें एक और अहम बात है इस चैप्टर में। वो कहता है कि हम जब ये देखते हैं, अक्सर हम सब ने ये बात सुनी है कि ज़मीन जो है वो मुजज़ाना तौर पर इस तरह से है कि ये हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। तो वो कहता है कि इस तरह से नहीं है। ज़मीन जो है वो, उसकी कंडीशंस इस तरह की हैं, हमने लाखों करोड़ों साल में इवॉल्व होके अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया है, तो अब हमें ऐसे लगता है कि इन कंडीशंस के मुताबिक ज़मीन है। तो ये वो उसकी एक मिसाल देता है। वो कहता है कि आज शाम को अगर मैं बाहर सड़क पे निकल के एक कार देखूं और जिसका नंबर हो ARW 357, वो मैं, कोई भी आप कार देख सकते हैं, देखिए बड़ा एक आम सा वाक्य है। अब आप इसे स्पेशल बनाना चाहें, वो मिसाल दे रहा है कि ज़मीन की कंडीशंस की। वो कहता है आप इस वाक्य को आप स्पेशल बनाना चाहें, आप कहेंगे यार आज मैंने एक कार देखी ARW 357। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों कारें हैं, उन लाखों कारों में से आज शाम मैंने ये वाली कार देखी इस नंबर की। ये वाकया ना कभी पहले हुआ है ना कभी इससे बाद होगा, और ये बड़ा अहम वाकया है। वो कहता है कि अगर आप ज़िंदगी के हवाले से जो कंडीशंस को अगर आप खुदाई रूप देना चाहें, तो खुदा ने इसे स्पेशल वो किया है, बनाया हमारे लिए। तो वेल कहता है बिल्कुल इसी तरह से है। हालांकि ये वाली कंडीशंस को हमारे आबाओ अजदाद ने, जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में थे,
कभी वो उड़ने वाले थे, कभी वो समंदर में तैरने वाले थे, तो उन्होंने अडॉप्ट करते करते अब हमने अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया, तो हमें लगता है कि ये हालात हमारे मुताबिक ढले हैं, हालांकि हमने अपने आप को उन हालात के मुताबिक ढाला। तो अब वो बात करता है थोड़ी ज़मीन की फ़िज़ा की। ज़मीन की जो फ़िज़ा है, अगर हम ऊपर चलते जाएं तो 190 किलोमीटर तक है ज़मीन की फ़िज़ा, जिसमें ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। 190 किलोमीटर हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो कहता है कि जब हम 190 किलोमीटर को इस तरह से देखते हैं कि मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ एक ग्लोब ज़मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वार्निश, एक पतली सी वार्निश, पेंट भी नहीं, वार्निश तो है, वार्निश के आप उस ग्लोब के ऊपर 2 कोट कर दें, और उससे जितनी थिकनेस बने बढ़ेगी ग्लोब की, इस फिज़ा की उतनी ही थिकनेस है ज़मीन के ऊपर, अगर इसके हम टोटल उस हजम को देखें तो। कहते हैं कि लेकिन ये वाली थिकनेस जो है, अगर हम इसे कंडेंस करें और ऐसे कर दें, तो ये 4.5 मीटर कंक्रीट की तह के बराबर हो जाएगी। और इस थिकनेस का हमें फ़ायदा है कि सूरज की जो रेडियो एक्टिव ख़तरनाक शुआएँ हैं, हम उनसे बचते हैं। और दीगर, वो कहते हैं कि अगर ये ना हो तो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ हैं या खला के जो ख़तरनाक असरात हैं, जो इनविजिबल हैं, हमें नज़र भी नहीं आते, वो छोटे छोटे डैगर्स जो हैं, छोटे छोटे खंजरों की सूरत इख्तियार कर दें और वो हमें कुछ ही लम्हों में ख़त्म कर दें। एटमॉस्फेयर जो है 190 किलोमीटर है, इसकी 4 तहें हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो 16 किलोमीटर की है ज़मीन से ऊपर, और इसी 16 किलोमीटर में हमारा सारा कुछ है। इसी 16 किलोमीटर में हमारे मौसम बनते हैं, इसी 16 किलोमीटर में तमाम जो है वो तूफ़ान आते हैं, तमाम बारिशें आती हैं, हर चीज़ मतलब इसी 16 किलोमीटर के अंदर है जिससे हम वाकिफ़ हैं। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का जो बड़ा एक हिस्सा है वो इसी 16 किलोमीटर से आता है। उससे आगे है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अच्छा ये जो है अपनी ट्रोपोस्फेयर है, इससे शायद हमारे इधर तो उस तरह का तूफान नहीं आता। अमेरिका वगैरह में हमने देखा कि बाज़ का तूफान ऐसे आता है तो एक वो गोल सा बन जाता है, ऐसे तूफान ऐसे जा रहा हो और फिर ऊपर जाके वो फैल जाता है। वो कहता है कि जहाँ पे वो फैल रहा होता है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है, पहली लेयर जो है वो ख़त्म हो रही होती है, वहाँ से फिर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही होती है। वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी बाउंड्री होती है, वहाँ पे वो जाके उससे टकराता है, फिर वो फैल जाता है। और ये जो बादल भी जो टकरा के वापस आते हैं हवाओं के ज़रिए से, बेसिकली ये लेयर का डिफरेंस है। उसी लेयर की वजह से वो टकरा के फिर बादल फैल जाते हैं इर्द गिर्द। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो ट्रोपोस्फेयर है ये इक्वेटर पे, ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ में, यह 16 किलोमीटर है, जैसे हमारे साइड के एरियाज़ हैं यहाँ पे 10-11 किलोमीटर होती है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर अचानक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हम ऊपर जाएंगे तो सूरज के करीब हो जाएंगे। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम सूरज के बहुत करीब हो जाएंगे, हालांकि इस तरह से नहीं होता। वो कहता है कि अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको -57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। और अगर आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो आपको -94 तक टेम्परेचर मिलेंगे। और इसमें थोड़ी वो एटमॉस्फेयर की, उससे अगर आप ऊपर चले जाएंगे फिर हैरान कुन हद तक जो थर्मोस्फेयर शुरू होगी, वहाँ पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होगा। और वो इतना ज़्यादा दर्जा हरारत है कि ये जो खला में जो लोग आते जाते हैं वो अपने स्पेस शिप्स को इस हवाले से डिज़ाइन करते हैं कि वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में महफूज रह सकें। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हवा हवा बज़ाहिर हमें बेज़रा सी चीज़ लगती है, लेकिन जब हवा चलती है तो फिर उसकी ताकत का अंदाज़ा होता है। हमारे 1 स्क्वायर किलोमीटर में आप अंदाज़ा करें कितनी हवा होगी। 2 मन, 4 मन, 10 मन, 20 मन, 100 मन, 200 मन, 1000 मन, लेकिन इतनी नहीं होती। हमारे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 25 मिलियन टन हवा होती है, और ज़मीन पे मजमुई तौर पर 5200 मिलियन मिलियन
टन हवा मौजूद है। और एक तूफान अगर 24 घंटे तक चलता रहे और हम उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लें तो एक मुल्क, छोटा मुल्क जैसे पाकिस्तान है या दीगर छोटे मुल्क हैं, उनको 1 साल तक बिजली फराहम की जा सकती है। और एक आम तूफ़ान जो आता है ख़त्म हो जाता है, अगर हम उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लें तो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को 4 दिन तक बिजली दी जा सकती है। कहता है कि हवा में इतनी ज़्यादा तवानाई होती है। और ज़मीन की हवा जो है वो बड़ी ज़िंदा है, इसमें हर सेकंड में ज़मीन पे कहीं ना कहीं 100 जगह पे बिजली गिर रही होती है, ग्राउंड को हिट कर रही होती है। और एक और अहम बात कि अगर हम 9,000 से 10,000 मीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, इतनी तेज़ होती हैं कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही होती हैं। और इस बात का पता दूसरी जंग अजीम तक हमें नहीं लगा था। दूसरी जंग अजीम में जब बहुत कुछ वो पायलट्स ने जहाज़ ऊपर किए अपने, तो वहाँ पे उन्हें पता चला। और 9,000 से 10,000 मीटर ऊपर जो है वो हवा इतनी तेज़ 300 किलोमीटर पर आवर तक भी चल रही होती है, और उसका एक सिस्टम है पूरे ग्लोब पे, उसकी वजह से मौसम तश्कील पाते हैं या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं। तो ज़मीन पे जो सूरज की हीट आती है वो एक जैसी नहीं गिरती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और दरअसल जो हवा चलती है बेसिकली उस हीट की इनइक्वालिटी को बैलेंस करने के लिए चलती रहती है। फिर वो बादलों की बात करता है कि बादल 3 किस्म के होते हैं, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सिरस। स्ट्रेटस जो होते हैं वो लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलस जो है वो फ्लफी क्लाउड्स होते हैं यानी हीप्ड जैसे ढेर लगा हो, सिरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, थिन होते हैं और फैदरी होते हैं। और वो फिर बताता है कि बादल हमें जितने बड़े नज़र आते हैं इतने इनमें पानी इतना नहीं होता। वो कहता है कि एक क्लाउड जो है वो अगर कई 100 मीटर पे फैला हुआ है और उसमें अगर हम पानी का अंदाज़ा लगाएं तो उसमें पानी 100 से 150 लीटर पानी होगा, कई 100 मीटर पे वो बादल फैला हुआ है। फिर वो कहता है कि ये धुंध जो है ये भी बेसिकली बादलों की एक शक्ल है। अगर आप 100 मीटर 100 गज धुंध के अंदर चलते जाएं तो आपके जिस्म के साथ पता है कितना पानी लगेगा? आधा क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना सा पानी आपके जिस्म के साथ लगेगा। तो वो कहता है कि ओवरऑल जो बादलों वगैरह में या जो भी पानी फ़ज़ा में है वो ज़मीन के टोटल पानी का 0.035% है। तो वो कहता है कि हमारे ऊपर जो मौसम बनते हैं ज़मीन के ऊपर, उनका रियल पावर हाउस जो है वो समंदर है। 1850 से लेकर अब तक 7 बिलियन टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमने फ़ज़ा में है जो ख़ारिज की है। और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 7 बिलियन टन हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कारें चलाने से, गाड़ियाँ चलाने से खर्च उसमें ऐड करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर 200 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वो होती है, वो आतिशफ़िशाओं के फटने से और जो है वो पौधों के गलने सड़ने से। और वो कहता है कि इस तरह यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकॉर्ड पेश किया है कि जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हुई तो 280 मिलियन पार्ट्स पर पार्ट्स जो है वो 280 थी इसकी शरह कार्बन डाइऑक्साइड की। 1958 में 315 हो गई, आजकल ये 360 है और 21वीं सदी के अख्ताम तक ये 560 हो जाएगी। वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, एक हद है, अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा हम इमिशन इसके ज़्यादा करते चले जाएंगे तो फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो जो तय है दूसरी लेयर है वो इसे बाउंस बैक कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बारिश बरसा कर वो इसे बाउंस बैक करने की बजाय इसे एम्पलीफाई करना शुरू कर देगी। उससे तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी, एक दफ़ा सारा कुछ तबाह हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, बंदे शंदे भी मर जाएंगे, तो फिर दोबारा से पौधे उगेंगे, दोबारा से हरियाली होगी। तो अभी वो कहता है कि ये नेचर का एक तरीका है ज़मीन को ज़िंदा रखने का सरे ने। वो कहता है कि इंसानों से पहले भी ये कई मरतबा हो चुका है, अब भी ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अब एक और इसमें चैप्टर है द बाउंडिंग मेन के नाम से। इसमें काफ़ी सारी बातें की हैं, मुख्तसरन हम यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि
ज़मीन पे हम जिस तरह की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं उससे हट के भी ज़िंदगी है। हम दो तरह की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके वो ग्लूकोज बनाते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं, हमारे लिए भी खुराक। हम जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम खुराक लेते हैं ग्लूकोज, उसे तोड़ने में और उससे हम एनर्जी लेते हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर की दुनिया में भी इस तरह की ज़िंदगी ढूंढते हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड पे ज़िंदा रहते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड आम सूरत में पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, और जानवरों के लिए भी टॉक्सिक है। और वो कहते हैं कि हम जहाँ भी ज़िंदगी तलाश करते हैं हम सोचते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हम रह सकते हैं इस टेम्परेचर पे ज़िंदगी होगी, पौधे। वो कहता है कि ज़मीन पे ऐसे कीड़े भी, ऐसे वर्म्स भी मौजूद हैं जो गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं और उन चश्मों का टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी है। वहाँ पे वो कीड़े उसमें रहते हैं और उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो कहते हैं कि जब बाहर की खला में हम ज़िंदगी ढूंढते हैं तो हमें अपने इस ज़मीनी तसव्वुर को, ज़िंदगी का जो ज़मीनी तसव्वुर है, इससे हट के सोचना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे भी इस तरह के गैर मामूली फॉर्म में ज़िंदगी मौजूद है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड पे ज़िंदा है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय, और जो कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ज़िंदा रह सकती है। अब इसमें एक चैप्टर है द राइज ऑफ लाइफ के नाम से, कि ज़िंदगी किस तरह से परवान चढ़ी इस कुर्रे अर्ज पर। स्टैनले मिलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो यहाँ हम उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि 1953 में ये बुनियादी तौर पर एक स्कॉलर था, रिसर्च स्कॉलर था, रिसर्च स्टूडेंट था। तो इसके सुपरवाइज़र ने इसे कहा कि तुम ये काम करो। उसने ऐसे किया कि साइंसदानों का ख्याल था कि इब्तदाई ज़मीन में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत था, पानी था, मीथेन जैसी गैस थी, अमोनिया जैसी गैसें थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, और बहुत ज़्यादा बिजली चमका करती थी इब्तदाई ज़मीन। तो उसने इन चीज़ों को आर्टिफिशियली लिया, चैम्बर्स में बंद किया, और उसने फिर वहाँ पे बिजली के वो झटके देता रहा, और वो कई हफ्ते के बाद जब उसे देखा गया तो वो हरे रंग का और पीले रंग का एक शोरबा बन गया, और उसमें अमीनो एसिड्स थे, फैटी एसिड्स बने और शुगर्स बने। अब साइंस से नो हाउ रखने वाले लोग समझते हैं प्रोटीन जो है वो यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ है। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड्स है। अब जब स्टैनले मिलर का ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, स्टैनले मिलर ने ये कर लिया, उसमें फैटी अमीनो एसिड्स बन गए। उन्होंने कहा कि ये तो इब्तदाई ये सूरत हाल थी और उसमें ये कंडीशन हमने पैदा की थी, उसमें अमीनो एसिड्स बन गए हैं तो ज़िंदगी भी बन सकती है। खैर इस पे आगे चल के बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि नहीं जी ये तो सिर्फ अमीनो एसिड बने हैं, जो प्रोटीन ज़िंदगी बनाते हैं वो तो बड़े पेचीदा होते हैं, ये होता है वो होता है। इस पे जो है आगे चल के थोड़ा मैं बात करूंगा, इसे कंक्लूड करें आगे। थोड़ी बात है कि वो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें डीएनए की ज़रूरत होती है। डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, और प्रोटीन जो है वो एनर्जी फ्राहम करता है। आगे ये एक बात आ गई है कि व्हाट इफ प्रोटीन्स डिडंट सडनली बर्स्ट इनटू बीइंग। अब स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एतराज़ जो बड़ा ये किया गया, देखें जी ये देखेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर अमीनो एसिड बन गए हैं, अब इसे ज़िंदगी क्यों नहीं बना सक रहा, अब इसे जानदार पैदा करके दिखाए। तो भाई वो कैसे पैदा करके दिखा सकता था? ज़मीन पे, ज़मीन को ठंडा होने में ही कई मिलियन साल लग गए थे। उसके बाद ज़मीन पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और जो पानी बना और बारिशें हुई और समंदर बने, उस पे कई मिलियन साल लग गए। और फ़र्ज़ करें ऐसा कोई शोरबा बना भी था तो उसे बनने में कई मिलियन साल लग गए। अब लेबॉर्ट्री में वैसे हालात पैदा करके अमीनो एसिड तो बना लिए हमने, हो सकता है उन अमीनो एसिड्स को इवॉल्व होने में, उनके इर्तिका होने में मिलियन, शायद बिलियन साल, करोड़ों नहीं अरबों साल लग गए हों। तो वो स्टैनले मिलर कैसे आपको अरबों साल के प्रोसेस को एक लेबॉर्ट्री में बना के वो दिखा दे? तो ये बिल ब्राइसन जो इस किताब का राइटर वो कहता है कि ये व्हाट इफ प्रोटीन्स डिडंट सडनली बर्स्ट इनटू बीइंग बट इवॉल्व्ड। तो इसमें
कॉमन, वो कह एक और बात है, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कायनात में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन के बाज़ जो शाबे साकिब आके ज़मीन पे गिरे उनमें शुगर्स पाई गई, उनमें अमीनो एसिड्स पाए गए, उनमें फैटी एसिड्स पाए गए। वो तो कहते ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा सियारा हो जहाँ पे सूटेबल हालात हों, और वहाँ पे ये नेचर में तो ऑलरेडी ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ से ज़िंदगी की इब्तिदा हो सकती है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सर्प्ट एक पढ़ना चाहूँगा, पेज नंबर 354 पे है, तो इसी बात को वो थोड़ा बयान करता है। वो कहते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सॉर्ट एसोसिएटेड विद लाइफ आर एक्चुअली समथिंग ऑफ ए कॉमन प्लेस। कायनात में हर जगह पे ये मौजूद है ऐसे रिएक्शन। इट मे बी बियॉन्ड अस टू कुक देम अप इन ए लैब, एला स्टैनली मिनर एंड हॉलर्ड Harold Urey. But the universe does it readily enough. Lots of molecules in nature get together to form long chains called polymers. Sugars constantly assemble to form starch. Crystals can do a number of lifelike things: replicate, respond to environmental stimuli, take on a patterned complexity. They've never achieved life itself, of course, but they demonstrate repeatedly that complexity is a natural, spontaneous, entirely reliable event. There may or may not be a great deal of life in the universe at large, but there is no shortage of ordered सेल्फ असेंबली। ये लाइनें बड़ी अहम है। वो कहता है कि कायनात में जिंदगी बेशक इतनी ज़्यादा वो ना हो, लेकिन कोई कमी नहीं है किन चीज़ों की, ऑर्डर्ड सेल्फ असेंबली in everything from transfixing symmetry of snowflakes to the comely rings of Saturn. अब इसमें 355 पेज पे वो ज़िंदगी की उम्र के बारे में उसने कहा है कि ज़मीन पे ज़िंदगी कब शुरू हुई। अब इसमें 1950 में ये सोचा जाता था कि ज़िंदगी जो 600 मिलियन साल पुरानी है। 1970 में कहते थे 2.5 बिलियन साल पुरानी है। आजकल हम समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो 3.85 बिलियन साल पुरानी ज़मीन पे चीज़ है। अगर ज़िंदगी इतनी पुरानी है, अब 1 बिलियन साल में, वालेकुम सलाम, आ जाओ भाई, ये पुलिस वाला किधर से आ गया। तो कहते हैं कि ज़िंदगी अगर इतनी पुरानी है 1 बिलियन साल में, आप देखें कि 1 मिलियन साल में 10 लाख साल होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 1,000 मिलियन हो तो 1 बिलियन बनता है, और ज़िंदगी की तारीख जो है वो 3.85 बिलियन साल है। अब ज़रा इस इर्तिकाई नुक्ता नज़र को जहन में रख के हम थोड़ा आगे चलते हैं। यूनिवर्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी पड़ी है, और उसकी हमें सबूत जो मिले हैं वो शहाब साकिब के जो टुकड़े ज़मीन पे वक्तन फ़वक्तन गिरते रहते हैं। अब एक पैंसपर्मिया नाम का एक तस्वर है कि ज़िंदगी जो है वो, आपने भी सुना है कि ज़िंदगी ज़मीन पे कहीं और से आई है, यहाँ से नहीं है, एलियन थे, किसी और सियारे के थे, इधर आ गए थे। वो कहते हैं पैंसपर्मिया का ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये है तो बड़ा मज़े का, लेकिन असल मसला तो फिर हल नहीं होता कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई थी। नहीं, ज़रूरत नहीं, नहीं ठीक। वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी तक कहीं और हुई थी, लेकिन हम जो है ये, मतलब वो कहते हैं कि ये हम बॉल जो है किसी और के कोर्ट में डाल देते हैं, लेकिन असल मसला वही है कि ज़िंदगी शुरू कैसे हुई थी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी शुरू जैसे भी हुई, ये नेचर में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं जिनसे शुरू, वो बस एक दफ़ा हो गई शुरू, और उसके बाद वो जो है वो चलती रही। इसमें द बिग बर्थ उसे हम कहते हैं कि जब ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। तो पेज नंबर 358 पे इस बारे में कुछ बताया गया है। वो कहते हैं कि एट सम पॉइंट इन एन अनइमेजिनेबली डिस्टेंट पास्ट सम लिटिल बैग ऑफ केमिकल्स फिजेटेड टू लाइफ, it absorbed some nutrients, gently pulsed, had a brief existence. This much may have happened before. वो कहते हैं कि जब जिंदगी की इब्तिदा हुई तो कुछ केमिकल्स जो हैं वो आपस में मिले, थोड़ी देर के लिए पल्सेटेड, जिस तरह से दिल धड़कता है ना, इस तरह से उन्होंने कोई एक्टिविटी की, और फिर वो ख़त्म हो गए। उसके बाद वो ख़त्म हो गए,
और दिस मच मे हैव हैपेंड बिफोर, इससे पहले भी वो कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, परहैप्स मैनी टाइम्स, बट दिस इंसेस्ट्रल पैकेट डिड समथिंग एडिशनल, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि केमिकल्स आपस में मिले, उन्होंने पल्सेट भी किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एक काम कर गए जिससे ज़िंदगी का तसलसल शुरू हो गया। वो क्या था कि perhaps many times, but this ancestral packet did something additional and extraordinary, it cleaved itself, उसने अपना ही एक टुकड़ा किया और प्रोड्यूस्ड एन एयर, और अपना एक वारिस पैदा कर गया खत्म होने से पहले। एट ये क्लीव्ड इटसेल्फ, इसने बड़ा अहम लफ्ज यूज, क्लीव का मतलब होता है काट के दो हिस्सों में कर देना। आज भी अगर हम बैक्टीरिया की डिवीजन को देखें, इवन कि हमारी जो एक स्पर्म और जो जाइगोट मिलता है, मर्द और ख़वातीन का एक एक सेल मिलता है, उसकी जब शुरुआत होती है बच्चा बनने की, तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं कि वो एक सेल है, उससे फिर वो टूट के एक ही सेल में वो आ जाती है एक बाउंड्री, वो क्लीव्ड हो जाता है, दो बन जाते हैं, फिर उनमें बाउंड्री आ जाती है, वो चार बन जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पहला लिविंग सेल बना, उसने अपनी क्लीव्ड इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस्ड एन एयर, a tiny bundle of genetic material passed from one living entity to another and has never stopped moving since। उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। It was the moment of creation for us all। Biologists sometimes call it the big birth। Biologists जो हैं इसे बाज़ बिग बर्थ कहते हैं। और पहले 2 बिलियन साल तक ज़मीन पे सिर्फ बैक्टीरिया थे, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, दूसरी ज़िंदगी नहीं थी। उसकी वजह शायद ये भी थी कि उन बैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब की और ऑक्सीजन वो खारिज करते गए। 2 बिलियन साल में इतनी ज़्यादा इतनी मिकदार में कम से कम ऑक्सीजन हो गई, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो थे उनकी फिर जो है वो इवोल्यूशन हुई। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल जो दो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, हर जो खलिया है जानवरों की बशमूल इंसान, हर खलिया के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, छोटा सा एक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेली होती है, उसे कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बुनियादी तौर पर ये असल काम इसका है सारा, हम जो कुछ भी खाते हैं हमें उसकी एनर्जी नहीं उस वक्त तक मिल सकती जब तक हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एनर्जी मशीन्स हैं, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए उस खुराक को इस तरह से तोड़ते हैं कि उसकी एनर्जी हमारी बॉडी तक पहुंच जाती है। ये काम जानवरों में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं और पौधों में क्लोरोफिल करते हैं। अब ये दो क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन है। वो कहते हैं कि पहला माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से बना, सपोज कि उसका चांस ऐसा हो सकता है कि सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया आया, एक बड़े बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा बैक्टीरिया दाखिल हो गया, और उसने दोनों के लिए वो बात फ़ायदेमंद साबित हुई, और वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और वो एक बड़ा बैक्टीरिया जो था वो बड़ा सेल बन गया, और इसकी इस तरह से एवोल्यूशन हुई। पौधों में क्लोरोप्लास्ट भी इसी तरह का फंक्शन करता है। वो ये करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो मिला के ग्लूकोज बना के देता है पौधे को। हाँ, हम एवोल्यूशन का इसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। मुझसे ये है कि पहले जो खलिए बने थे वो यूकैरियोट्स थे, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स बने जिनके अंदर न्यूक्लियस था, और फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्रोकैरियोट्स ने आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिए। इसमें एक और चैप्टर है स्मॉल वर्ल्ड के नाम से, और ये आज का आखिरी चैप्टर होगा जो हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप सेहतमंद हैं और आप अपनी हाइजीन का भी ख़ास ख्याल रखते हैं, यानी बाकायदगी से नहाते हैं, हाथ धोते हैं जिस तरह से आजकल आप सैनिटाइज करते हैं, और अच्छा साबुन या फेस वाश यूज़ करते हैं, यानी आप साफ़ सुथरे हैं, तो इस साफ़ सुथरे होने के बावजूद भी आपको पता है कि आपके ऊपर और आपके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं। वो कहता है कि आप इतने साफ सुथरे हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो जिल्द है इसके ऊपर 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद है, और आपकी जिल्द का जो 1 स्क्वायर इंच है, मतलब इतना 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 एरिया, इस पे 1 लाख बैक्टीरिया मौजूद है अगर आप साफ सुथरे इन कंडीशन।
और अगर और आपकी आंतों के अंदर कई ट्रिलियन मजीद बैक्टीरिया मौजूद हैं, आपके नाक के जो पैसेजेस हैं उसके अंदर कई ट्रिलियन मौजूद हैं, आपके बालों के ऊपर मौजूद हैं, आपकी जो आई लैशेज हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, आपकी आंखों की जो सरफेस है इसके ऊपर इतने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं, और वो आपके दांतों के ऊपर भी मौजूद हैं, और आपकी दांतों की जो पॉलिश है एनेमल उसके ऊपर भी करोड़ों की तादाद में मौजूद है। वो कहता है कि हमारा जो निज़ाम इंतज़ाम है सिर्फ उसमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद है, और ह्यूमन बॉडी में ओवरऑल 10 क्वाड्रिलियन खलियात होते हैं। ये बड़ी अहम बात है। इंसानी जिस्म जो है तकरीबन एक एडल्ट की 10 क्वाड्रिलियन उसमें सेल्स हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया कितने होते हैं? 100 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब इसमें उसने बड़ी बात की है कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा एक अहम हिस्सा है, लेकिन बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम उनका छोटा सा हिस्सा है। यानी हमारे जिस्म में 100 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया है और 10 क्वाड्रिलियन हमारे अपने सेल्स हैं। हमारे लिए बैक्टीरिया करते क्या हैं? पेज नंबर 369 पे इसका एक उन्होंने, वैसे तो डिटेल से बताया गया, लेकिन हम एक पैरा यहाँ पर पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए करते क्या हैं। बैक्टीरिया नेवर फॉरगेट, got along for billions of years without us. We couldn't survive a day without them. वो कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म के बैक्टीरिया मर जाएं तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। They process our waste and make them usable again. Without their diligent munching, nothing would rot. कोई चीज़ भी गले सड़े ना अगर बैक्टीरिया ना हो। They purify our water and keep our soils productive. हमारी ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन इन आवर गट, हमारी आंतों में विटामिन बनाते हैं। कन्वर्ट द थिंग्स वी ईट इनटू यूजफुल शुगर एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड गो टू वॉर ऑन एलियन माइक्रोब्स दैट स्लिप डाउन आवर gullet. We depend totally on bacteria to pluck nitrogen from air and convert it into useful nucleotides and amino acids for us. It is a prodigious and gratifying feat, as Margulis and Sagan note. To do the same thing industrially as when making fertilizers, manufacturers must heat the source material to 500 degrees Celsius and squeeze them to 300 times नॉर्मल प्रेशर। नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इंडस्ट्री में हमें 500 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और 300 गुना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, फिर हम उसे करा सकते हैं, जो कि काम बैक्टीरिया हमारे लिए कुदरती तौर पर करते चले जा रहे हैं। और इन शॉर्ट ये इतने अहम हैं बैक्टीरिया कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। अच्छा जी, उसके बाद है कि बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अगर इन्हें प्रॉपर खुराक दी जाए तो एक दिन के अंदर एक बैक्टीरिया जो है 24 घंटे बाद 280 बिलियन बैक्टीरिया जनरेट कर सकता है। 1 मिलियन डिवीजन के बाद इसके अंदर एक म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन इवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। म्यूटेशन ये होती है कि जेनेटिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर कई बाज़ लोगों की, लाखों में से किसी एक की 6 उंगलियां होती हैं, है ना, या इस तरह से कोई एक चीज़ होती है। अक्सर ये डिफॉर्मिटी की शक्ल में आते हैं, लेकिन कभी कभार जो है उस ऑर्गेनिज्म को उसका फ़ायदा हो जाता है। अब हमारी भी एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई थी जिसमें हम जो है वो चिंपैंजी से मुख्तलिफ हो गए। चिंपैंजी का और हमारा 99% DNA सेम है। अब 1% फ़र्क ये हुआ कि हमारी ये जेनेटिक म्यूटेशन हुई, 2 म्यूटेशन हुई जिनका हमें फ़ायदा हुआ। खैर ये एक लंबा टॉपिक है। एक तो ये कि हम इस अपने अंगूठे को जिस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हुआ, इस तरह से कोई और जानवर नहीं कर सकता। दूसरी म्यूटेशन ये हुई कि हमारी जो ब्रेन साइज़ है कंपैरेटिवली वो बड़ा हो गया हमारी बॉडी वेट के कंपैरेटिवली। वैसे तो हम सब बड़े हाथियों का भी है या दूसरे जानवरों का, लेकिन हमारी बॉडी वेट के हिसाब से कंपैरेटिवली हमारा ब्रेन साइज़ बड़ा हो गया। अब उसके नतीजे में इंसान और चिंपैंजी में आप कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो म्यूटेशन, अब इसकी मिसाल आप देखें कि म्यूटेशंस बैक्टीरिया में बड़ी क्लियर है, और ये एवोल्यूशन की बड़ी क्लियर मिसाल है कि 1970 में जो अद्वियात बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुअस्सर थी, आज वो गैर मुअस्सर हो रही है।
क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, तो उनमें 1 मिलियन डिवीजन के बाद म्यूटेशन हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो कुछ म्यूटेशन पॉजिटिव होती है। और आपने ये सुना होगा कि बैक्टीरिया जो है बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त उनकी बढ़ती जा रही है, और वो इसी म्यूटेशन के नतीजे में बढ़ती चली जा रही है। अब बैक्टीरिया खाते क्या है? बैक्टीरिया सब कुछ खा लेते हैं। ये लकड़ी खाते रहते हैं, और ये जो हम वॉलपेपर दीवारों पे चिपकाते हैं ग्लू के साथ, ये वो ग्लू भी खाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये मेटल्स को भी खाते हैं और बढ़ते रहते हैं। इवन कि सल्फ्यूरिक एसिड जो गंधक का तेजाब है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसमें तकरीबन सारी चीज़ें ही मर जाती हैं आप जिस पे भी डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, कई बैक्टीरिया की इकसाम ऐसी हैं सल्फ्यूरिक एसिड खा के ज़िंदा रहती हैं। और ये, और जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का वेस्ट, आप समझते हैं वो कितना ख़तरनाक होता है। कई बैक्टीरिया उसको खा के ज़िंदा रहते हैं। ये बड़ी जालिम किस्म की चीज़ है। वो जो है उबलती हुई झीलों में भी ज़िंदा रहते हैं, और वो पत्थर की सख्त चट्टानों के अंदर भी मौजूद होते हैं। वो समंदरों की तहों में भी पाए जाते हैं, और वो बर्फीले जो तालाब है उनके अंदर भी मौजूद हैं। ज़मीन पे हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अगर ज़मीन के बैक्टीरिया को अगर हम ज़मीन के ऊपर बिछा दें, तो ज़मीन पे तकरीबन कोई 45 फुट ऊंची तह लग जाए बैक्टीरिया की, जो तकरीबन 4 स्टोरी बिल्डिंग की जितनी हाइट होती है। और वो कहते हैं कि ये बड़े ढीठ होते हैं। वो कहते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो चांद पे उन्होंने कोई मिशन भेजा, उस पर कैमरा भेजा, उस कैमरे के लेंस के साथ लगा हुआ था। वो 2 साल बाद वो मिशन वापस आया, उन्होंने देखा उस कैमरे के साथ वो 2 साल बगैर ऑक्सीजन किसी चीज़ के खाए पिए वो मौजूद था वहाँ पे बैक्टीरिया। वो सरवाइव कर गया था। अब साइंसदानों ने कितने पुराने बैक्टीरिया जो हैं वो रिवाइव किए हैं, इसमें 1997 में साइंसदानों ने एक लेबॉर्ट्री में एक सैंपल पड़ा हुआ था। एंथ्रेक्स बीमारी है, उसके भी बैक्टीरिया होते हैं। उसका सैंपल पड़ा हुआ था, उससे पड़े हुए हो गए थे 80 साल। 80 साल बाद उन्होंने दोबारा उनको वो दी मॉइस्चर वगैरह या जो भी कंडीशन थी उनके रिवाइव करने के लिए। 80 साल बाद वो दोबारा एक्टिव हो गए। 80 साल वो पड़े रहे बगैर खुराक के। 80 साल बाद दोबारा उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब इसमें आप थोड़े हैरान होंगे कि 1996 में रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने साइबेरिया की बर्फ़ में पड़े हुए कहीं से सैंपल लिए, और उस पर बैक्टीरिया भी मौजूद थे, और वो डॉर्मेंट थे, यानी वो कोई हरकत वगैरह नहीं कर रहे थे। और उनकी जब डेटिंग की गई तो वो 3 मिलियन साल पुराने थे। उन्होंने जब उन्हें भी प्रॉपर कंडीशन दी तो वो 3 मिलियन साल पुराने बैक्टीरिया एक्टिव हो गए, और वो जिंदा बैक्टीरिया की तरह काम करने लगे। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ, ये रशिया में थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे साइंसदानों ने 250 मिलियन साल पुराने बैक्टीरिया को भी रिवाइव कर लिया। और ये इतनी ढीठ किस्म की चीज़ है, और इतने लंबे अरसे तक ये ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदगी की अगर दर्जाबंदी की जाए तो इसकी 23 दर्जाबंदियाँ बनती हैं। 23 में से 3 ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, 20 ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। वो 3 कौन सी हैं? वो एक तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और मेरे ख्याल में अलजी या फंजाई की कुछ इकसाम है जिन्हें हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी का जो बड़ा हिस्सा है उसे हम देख ही नहीं सकते, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका वो कहता है कि ना किसी मज़हब ने जिक्र किया, ना किसी इल्हामी किताब ने जिक्र किया। ये हमें बहुत बाद में आके साइंस ने बताया कि ये एक दुनिया है जो कि असल में बहुत बड़ी दुनिया है। अब इसमें वो कंक्लूड करता है, वो कहता है कि ज़िंदगी जो है इसमें बड़ा तनव्वु है, और इस तनव्वु के साथ साथ एक अहम बात यह है कि इसकी ज़्यादातर इकसाम जो है ज़िंदगी की वो छोटी हैं, एक सेल पे मुश्तमिल हैं, और जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं वो वाली। अब बैक्टीरिया जो हैं वो नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन नुकसानदेह कितने होते हैं? मसलन 1000 बैक्टीरिया की हम इकसाम लें तो उसमें सिर्फ एक किस्म जो है वो हमें नुकसान दे सकती है। 999 इकसाम जो है, ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे हर बॉडी के हर इंच पे, स्किन पे 1 लाख बैक्टीरिया मौजूद है, तो हमें मारता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें से 1000 में से सिर्फ एक ऐसा होता है जो हमें नुकसान दे सकता है। उसके लिए भी हमारा एक सिस्टम है इम्यूनिटी का अपना, उससे लड़ता है।
अब बैक्टीरिया जब बीमार करते हैं किसी होस्ट को, किसी जैसे हम बीमार होते हैं, तो इसके बैक्टीरिया को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मसलन वो बंदा जो बीमार होता है वो उल्टी करता है, इससे जरा वो फैलते हैं। वो छींक मारता है, इससे वो फैलते हैं। उस बंदे को डायरिया हो जाता है, इससे भी वो फैलते हैं। वो फिर जब एक होस्ट में अपना काम कर लेते हैं, फिर वो अगले की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे साथ जो कुछ करते हैं नुकसानदेह में, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से जब हम किसी साबुन के साथ नहाते हैं तो हम कई मिलियन बिलियन की तादाद में बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो हमें उनकी कोई परवाह नहीं होती। तो जब फिर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उन्हें भी हमारी कोई परवाह नहीं होती। तो हमारी बॉडी में जो सफ़ेद खून के खलिए खलिए हैं वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हैं। जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं इनकी 10 मिलियन इकसाम है। 10 मिलियन, 1 करोड़ इकसाम होंगी तकरीबन, 1 करोड़ इकसाम है। और वो इसलिए इतनी इकसाम है कि बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा इकसाम है, जिस किस्म का भी बैक्टीरिया आता है वो सफ़ेद खलिए से मार देते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़े बेरहम है हमारे जिस्म में जो सफ़ेद खलिए हैं, और ये जिन्हें जब पता चलता है कि ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि वो इन्हें इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि एक को भी नहीं छोड़ते। अगर एक भी बच जाए तो भी उसे वो मार देते हैं। लेकिन वो कहता है कि अब ऐसे लगता है कि ये बैक्टीरिया जो हैं ये दोबारा जंग जीत रहे हैं। जब हमने पेंसिलिन बनाई और जब हमने इस तरह की अद्वियात बनाई और हमने ऐलान किया कि अब हमने इन पे काबू पा लिया है, लेकिन अब जो है वो उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस के नतीजे में उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें एक अहम बात है, वो कहते हैं बैक्टीरिया भी बीमार होते हैं। बैक्टीरिया किस तरह से बीमार होते हैं? वो कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जब कोई वायरस चला जाता है तो वो वायरस जो है बैक्टीरिया की जेनेटिक प्रोग्रामिंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है वो वायरस, और फिर वो बैक्टीरिया जो है वो बीमार हो जाता है। अब वायरस जो है ये बड़ी आजकल जो ये कोरोना वायरस की बात चल रही है, कोविड-19 के नाम से जो बीमारी है ये वायरल है। स्मॉल पॉक्स वायरल बीमारी है, रेबीज़ या कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, येलो फीवर है, इबोला है, पोलियो है, एड्स है, कोविड-19 है, ये सारी वायरल डिजीज़ेज़ हैं। वायरसेस जो हैं वो किसी होस्ट के सेल में जब जाते हैं तो उसके जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक कर लेते हैं, और उसके बाद वो उस सेल के अंदर ही बेशुमार तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में बढ़ जाते हैं। फिर वो सेल को फाड़ के फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर वो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, फिर वो एक होस्ट से दूसरे में चले जाते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है वो 20वीं सदी में उसने 300 मिलियन लोगों को मारा था। और एक फ्लू जो है वो 1918 में आया था, शायद हम लोगों ने इस बारे में बहुत, स्वाइन फ्लू के नाम से वो मशहूर था। और उसकी उन्होंने बताया कि उसमें जंग भी लगी हुई थी, पहली जंग अज़ीम का ज़माना था। तो जो कैदी थे उन्होंने कहा जी हमने इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, भी इससे कैदी तो वैसे ही हैं ये। तो उन्हें कहा जी आप तो कैदी तो वैसे ही हैं, आपको हमने वैसे ही मार देना है, तो मौत की सज़ा होगी, आप पे क्यों ना एक्सपेरिमेंट कर लें। तो अगर आप उससे बच गए तो फिर आप आज़ाद हैं, मर गए तो मरना तो आपने वैसे ही। तो उन कैदियों को, स्वाइन फ्लू के जो पेशेंट थे, वो ऐसे करते थे कि उन पेशेंट्स का ब्लड निकाल के उन कैदियों को लगाते थे। उन पेशेंट्स की जो बलगम थी वो उन कैदियों को खिलाते थे। उन पेशेंट्स की जब वो खांसते थे तो उन कैदियों को उसके सामने करते थे, फिर भी उन पे असर नहीं हुआ। मसलन वो मेरे ख्याल में कोई फॉर एग्जांपल 100 कैदी थे तो 100 में से शायद कोई एक बंदा मरा, और वो स्वाइन फ्लू से नहीं मरा, किसी और वजह से मरा। फिर उन्होंने यहाँ तक किया कि जब वो कैदी स्वाइन फ्लू का बीमार जो है वो हॉस्पिटल में खांसता था, तो कहते कि जब तुमने खांसना है हमें बताना है। फिर वो सामने उस कैदी को बिठाते और कहते कि अब तुम मुंह खोलो, तुमने इस मुंह के अंदर खांसना है। तो तब भी उनको वो स्वाइन फ्लू नहीं हुआ। तो ये फिर बाद में पता चला कि जेल में असल में स्वाइन फ्लू की बीमारी आई थी, और जो लोग मरने थे तो मर गए, बाकी ये सारे जो हैं वो कुदरती तौर पर इम्यून हो गए उससे। अब तो वो कैदी इसी बहाने सारे छूट गए।